गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी इकोनॉमी की सीरीज़ में आज हम मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग के अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हमारे जो 3 टॉपिक ख़त्म हो गए हैं उनके संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। यानी हमने जो एक इंट्रोडक्शन का पार्ट प्रस्तावना किया था इकोनॉमी की डेफिनेशन उसके संबंध में, और दूसरा हमने प्लानिंग का डिस्कस किया था, और तीसरा मनी बैंकिंग जो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज ख़त्म करके हम इन तीनों टॉपिक का एक डिस्कशन आपके साथ करेंगे और क्वेश्चंस आपको देंगे और देखेंगे कि आपने जो पीछे पढ़ा है उसमें से कितनी चीज़ों को आप रिकॉल कर पा रहे हैं। क्योंकि आप ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पार्ट पर या किसी भी एग्जाम में या डिस्क्रिप्टिव भी है, आपके लिए रिवीजन बहुत मैंडेटरी होता है। आप जो भी पढ़ें उसका रिवीजन साथ साथ होना चाहिए। आप आगे पढ़ें और पीछे के जो पार्ट है उनको रिवाइज करते रहें। तो इसी हम सीरीज़ में मनी बैंकिंग के पार्ट पर हम चल रहे हैं और आगे हम बढ़ते हैं। तो मनी बैंकिंग के पार्ट पर हमने एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर जो मेन सिद्धांत था, जो मेन हमारी एक कह सकते हैं इकोनॉमिक थ्योरी है या आप कह सकते हैं पॉलिसी है सरकार की, जैसे हमने डिस्कस किया था मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, और आगे जब बजट हम करेंगे तो राजकोषीय या फिस्कल पॉलिसी। तो हम मेन मनी बैंकिंग का कर चुके हैं। अब हमें कुछ फैक्चुअल पार्ट डिस्कस करना है और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम पहला यहाँ देखें आगे, तो पेमेंट बैंक के कॉन्सेप्ट पर हम आते हैं। देखिए, पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो नाम क्या है, भुगतान बैंक। तो नाम में ही है कि ये पेमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा, यानी आप इसमें पैसा दे सकते हैं किसी को और पैसा रिसीव कर सकते हैं। तो लेने देने का काम एक तरह से होगा, यानी ये पेमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो भारत में जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ रहा है तो धीरे धीरे लोगों के द्वारा पैसा किसी को देना या वहाँ से लेना, इस तरह के जो काम है वो बढ़ते जा रहे हैं। और सरकार की कोशिश क्या थी कि सरकार कैशलेस चाहती है इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में जो भी हिस्सा एक तरह से जो करेंसी यूज़ होती है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस हो जाए। और आप देखें जो 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया गया, नोटबंदी, उसके बाद भी सरकार का ऑब्जेक्टिव यही था कि धीरे धीरे कैश का जो फ्लो है उसको रोका जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं अगर कैश का फ्लो जितना ज़्यादा होता है ब्लैक मनी के बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट करते हैं तो उसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो इसी कड़ी में आप देखें तो पेमेंट बैंक के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो भारत सरकार की तरफ से आरबीआई मुद्रा और बैंकिंग का रेगुलेटर है, नियंत्रक। आरबीआई की तरफ से एक कमेटी बनाई गई, नचिकेत मोर कमेटी। तो इस कमेटी का नाम आप ध्यान रखें, आपके एग्जाम में पूछा गया है पेमेंट बैंक से संबंधित कौन सी कमेटी है। तो नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा 1 जनवरी 7, 2014 में एक रिपोर्ट दी गई और ये कहा गया कि भारत में पेमेंट बैंक है, इनको स्थापित किया जाना चाहिए। और इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर जो पेमेंट बैंक है उनको भारत में एक तरह से स्थापित किया गया। आप यहाँ पर देखें, अब पेमेंट बैंक की कुछ विशेषताएं देखते हैं। जैसे कुछ एक पॉइंट कभी कभी पूछे जाते हैं कि पेमेंट बैंक शुरू करने के लिए न्यूनतम आवश्यक पूंजी क्या है, यानी मिनिमम कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है। तो आप देखें, जब हम बात करते हैं मिनिमम कैपिटल, तो कोई भी आपको पेमेंट बैंक शुरू करना है तो 100 करोड़ रुपए, ये एक मिनिमम आपका पेमेंट है जो रिक्वायर्ड होगा। यानी ये कैपिटल के रूप में बैंक को दिखाना पड़ेगा कि इतना पैसा वो लगा सकता है। दूसरा आप देखें कि इनको एक तरह से इजाज़त क्या दी गई कि ये डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं, यानी आपसे एक तरह से वो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट इस तरह के खाते खोलने की जिम्मेदारी है। लेकिन इनको किसी भी तरह के लोन की सुविधा, यानी ये किसी तरह का ऋण नहीं दे सकते हैं। तो लोनिंग की फैसिलिटी इनको अलाउड नहीं है। तो ध्यान रखें कि ये किसी भी तरह का जो क्रेडिट कार्ड है वो भी नहीं दे सकते हैं और लोन तो अलाउड है ही नहीं। तो लोन अगर अलाउड नहीं है तो क्रेडिट कार्ड भी आप नहीं दे सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक तरह से क्या है, लोन देने का एक तरीका है। तो दोनों ही यहां पर मना है। डेबिट कार्ड आप जरूर दे सकते हैं, क्योंकि आप जमा ले रहे हैं, या आप जब बैंक आपसे पैसा लेगा तो आप निकालने के लिए उस पैसे को बैंक आपको सुविधा देगा कि ठीक है आपको डेबिट कार्ड दिया जा रहा है, या एटीएम कार्ड जिसे आप सामान्यतः कहते हैं। तो डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड है, ये तो इनके द्वारा रिलीज किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इनके द्वारा किसी भी तरह का लोन दिया जाएगा, वो तो अलाउड नहीं है। आप ध्यान रखें। और यहां पर पेमेंट बैंक के साथ में एक समस्या क्या है, या कह सकते हैं कि एक प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शन क्या है, कि अगर आपका पेमेंट बैंक में खाता है तो मैक्सिमम पैसा आप किसी खाते में कितना रख सकते हैं, 1 लाख रुपए इंडिविजुअल। एक व्यक्ति के खाते में 1 लाख रुपए से ज्यादा हिस्सा नहीं हो सकता है। तो देखिए, सिर्फ भुगतान के लिए इसको एक तरह से अनुमति दी गई है, यानी आप पैसा जमा करके किसी को पैसा दे सकते हैं और अपने खाते में पैसा ले सकते हैं। तो इसके लिए 1 लाख रुपए की एक अपर लिमिट दी गई, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे 1 लाख रुपए है और आपने 50,000 किसी के खाते में डाला तो आपके खाते में 50,000 और आ सकते हैं, यानी 1 लाख तक मैक्सिमम जा सकता है।
तो ये आप कई बार कर सकते हैं। तो इस तरह का एक तरह से जो एक रिस्ट्रिक्शन है वो इन बैंकों के खातों में बना हुआ है, तो ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ तक बात करें पेमेंट, तो लोगों को अलग अलग प्रकार के भुगतान देने या रेमिटेंस, देखिए रेमिटेंस का सिंपल सा मतलब रहता है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बाहर किसी दूसरे देश में काम कर रहा है, तो वहां पर अपने खर्चे के बाद उसकी जो बचत है वो भारत में भेज रहा होता है, तो वो एक तरह से रेमिटेंस का हिस्सा कहलाता है। तो इस तरह के जो भी भुगतान है वो भी ये बैंक स्वीकार कर सकते हैं। तो बैंक विभिन्न प्रकार के भुगतान लेंगे, डेबिट कार्ड दे सकते हैं, डिमांड अकाउंट यानी जो आपके एक तरह से मांग वाले खाते हैं जिन्हें हम सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट कहते हैं, यानी चालू खाता और बचत खाता, वो खोलने की सुविधा है। तो ये पेमेंट बैंक की प्रमुख विशेषताएं हैं। महत्वपूर्ण जो सबसे हिस्सा है कि 100 करोड़ रुपए की एक न्यूनतम पूंजी से इसको शुरू किया जा सकता है। और कमेटी कौन सी है? नचिकेत मोर समिति। तो नचिकेत मोर समिति संबंधित है किससे? पेमेंट बैंक या भुगतान बैंक के स्थापना से। अब पेमेंट बैंक की अगर हम लाइसेंस की बात करें, क्योंकि नचिकेत मोर कमेटी ने तो एक तरह से मंजूरी दे दी कि पेमेंट बैंक आने चाहिए भारत में, अगर भुगतान को हमें कैशलेस करना है यानी डिजिटल मोड पर लाना है। तो इसी सिफारिश के आधार पर आगे चलकर भारत में रेगुलेटर सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई के द्वारा 19 अगस्त 2015 को एक लाइसेंस इश्यू किया गया। कितनी संस्थाओं को? 11 संस्थाओं को यहां पर लाइसेंस दिया गया। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? आप डेट अगर याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। 19 अगस्त 2015, 19 अगस्त 2015 को आरबीआई ने नचिकेत मोर समिति की जो सिफारिश थी उसके आधार पर 11 कंपनियों को लाइसेंस दिया कि वो भारत में पेमेंट बैंक या भुगतान बैंक प्रारंभ कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये 11 अलग अलग कंपनियां जिनको लाइसेंस दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखें कि इसमें 9 कंपनियां तो क्या हैं? प्राइवेट हैं, यानी निजी क्षेत्र की हैं। और अगर 2 कंपनियों की बात करें तो 2 सरकारी हैं, यानी 2 भारत सरकार के हिस्से में आती हैं। तो 9 प्राइवेट लाइसेंस हैं और 2 लाइसेंस हैं सरकारी, यानी पब्लिक सेक्टर को दिए गए। आप देखिए यहां पर आदित्य बिरला न्यूवो लिमिटेड, देखिए आदित्य बिरला जो समूह है उसकी कंपनी है। एयरटेल एम कॉमर्स सर्विस लिमिटेड, तो एयरटेल आप सभी जानते हैं एक आपका एक इंपॉर्टेंट जो हमारा टेलीकॉम ऑपरेटर है। तो आप ध्यान रखें बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं, तो जैसे एयरटेल को दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया गया है, तो उन्होंने जियो मनी स्टार्ट किया है। और अगर आप देखें तो साथ में वोडाफोन एम पैसा को भी लाइसेंस दिया गया है। तो टेलीकॉम की कई कंपनियों को लाइसेंस यहां पर दिए गए हैं। तो आदित्य बिरला न्यूवो लिमिटेड, एयरटेल एम कॉमर्स, चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस लिमिटेड। देखिए चोलामंडलम म्यूचुअल फंड या इस तरह की वित्तीय सेवाएं देने वाली एक प्रमुख संस्था है, तो इसको भी पेमेंट बैंक शुरू करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। फिनो, पेटेक, रिलायंस इंडस्ट्रीज हमने देखा ये भी, सन फार्मा, और इसमें अगर आप देखें तो दिलीप सांघवी जो सन फार्मास्यूटिकल के ऑनर हैं, बेसिकली उनको ये लाइसेंस दिया गया, उनकी कंपनी सन फार्मास्यूटिकल को। तो ये ड्रग यानी दवा निर्माण की भारत की प्रमुख कंपनी है सन फार्मास्यूटिकल, उसको लाइसेंस दिया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, आप सभी जानते हैं पेटीएम डिजिटल भुगतान करने का एक प्रमुख भारत में सोर्स है इस समय, तो पेटीएम को भी पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया गया है। इसीलिए आप देखें अब पेमेंट बैंक में आप अपने खाते खोल सकते हैं और वो आपको डेबिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं, जैसे एयरटेल के पेमेंट बैंक भी इस समय संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा टेक महिंद्रा आईटी कंपनी है, वोडाफोन एम पैसा, और देखिए ये 9 संस्थाएं तो जो 1 से 9 तक है ये क्या है? प्राइवेट। और लास्ट की 2 अगर हम देखें तो इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी भारत सरकार का जो डाक विभाग है उसको लाइसेंस दिया गया है। आप देखें भारत में जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसका काम धीरे धीरे कम हुआ है, तो सरकार की कोशिश ये है कि इतना बड़ा पोस्टल नेटवर्क है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हम डाक खाने देखें तो भारत में है, तो उन डाक खानों का जो उपयोग है वो बैंकिंग सुविधाओं को देने के लिए किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट के आधार पर जो हमारा डाक का विभाग है इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसको भी लाइसेंस दिया गया है पेमेंट बैंक के रूप में। और अगर ये सफल रहा प्रयोग, आगे चलकर इसे पूर्ण रूप से बैंक में ही बदला जा सकता है, ऐसा आरबीआई का एक तरह से प्रयास है। तो जो हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट है वो, और लास्ट अगर आप देखें तो एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो 2 संस्थाएं सरकारी कौन सी हैं? एनएसडीएल और भारत का डाक विभाग, इंडिया पोस्ट और एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये तो 2 संस्थाएं आपको ध्यान रखनी है जो सरकारी हैं, और बचे हुए 9 कौन से हैं? प्राइवेट।
अब इसमें एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे पहला जो भुगतान बैंक है, पेमेंट बैंक का पार्ट है, वो एयरटेल ने शुरू किया था। एयरटेल पेमेंट बैंक का भारत का पहला भुगतान बैंक था। वैसे इन्होंने काम नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद ही शुरू कर दिया था, लेकिन अगर आधिकारिक रूप से देखें तो जनवरी 2017 में इसको एक तरह से प्रारंभ किया गया। तो नवंबर 2016 में जब इसने अपना एक काम बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट किया था, तो इन्होंने सबसे पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर से अपना काम शुरू किया था। तो राजस्थान में जयपुर में भारत का पहला पेमेंट बैंक, पहला भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक के रूप में शुरू किया गया। इसी के साथ साथ आप देखें, अगर हम इंडिया पोस्ट की बात करें जो भारत सरकार का है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक जो आपका लोगो या कह सकते हैं एक जो मोटो वाक्य, वो आप ध्यान रखें, आपका बैंक आपके द्वार। क्योंकि भारत सरकार का है तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और ये पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि सरकार की तरफ से शुरू किया गया है। तो अगर आप इंडिया पोस्ट की बात करें तो ये पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018 से शुरू किया गया, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। और इसका उद्देश्य क्या, इसका मोटो क्या है? आपका बैंक आपके द्वार। तो यहां पर अगर आप देखें तो एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट का जो पेमेंट बैंक है, या फिनो पेमेंट बैंक की बात करें, या हम जियो का बात करें, जियो जो आपका मनी स्टार्ट हुआ है, पेटीएम का पेमेंट बैंक, और साथ में एनएसडीएल का पेमेंट बैंक। तो हमने यहां पर इन कंपनियों के नाम क्यों लिखे हुए? क्योंकि ये जो पेमेंट बैंक है वो वर्तमान में काम कर रहे हैं, और जो संस्थाएं हैं जिनको लाइसेंस दिए गए हैं उनके पेमेंट बैंक अभी आधिकारिक रूप में एक्टिव नहीं है। तो ये प्रमुख हैं 11 में से जो एक्टिव पार्ट पर हैं। तो सबसे पहले एयरटेल का, सरकारी में अगर आप देखें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 1 सितंबर 2018 से काम करना शुरू किया। हेडक्वार्टर कहां पर? नई दिल्ली में। उसके अलावा फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम, एनएसडीएल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक ये कार्य कर रहे हैं। तो ये आपको पेमेंट बैंक में ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ एक दूसरा बैंक का जो सिस्टम भारत में आया कि छोटे स्तर पर लोनिंग करने के लिए, और ये आपका कहलाया स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्तीय बैंक। तो आप देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी जो मेन बैंक है उनकी तुलना में छोटे स्तर पर ये काम करते हैं। तो यहां पर पेमेंट बैंक की तुलना में अंतर क्या है? पेमेंट बैंक में आप पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आपको ऋण नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्तीय बैंक की, तो यहां आपको पैसा जमा करने की सुविधा तो है ही है, साथ साथ आपको लोन की सुविधा भी, यानी आप ऋण भी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये बैंक है लेकिन छोटे स्तर पर, क्योंकि इनको बड़े लोन एक तरह से अलाउड नहीं है, इनको कुछ लिमिटेशन दी गई है कि आप इतने लिमिट तक पैसा लोन दे सकते हैं। तो अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो जैसे हमने पेमेंट बैंक में कमेटी का नाम क्या लिया? नचिकेत मोर कमेटी। उसी तरह से आरबीआई की डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं ऊषा थोराट। तो ऊषा थोराट की अध्यक्षता में जो कमेटी थी उसने अपनी सिफारिशें दी, और उसने ये कहा कि भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी छोटे स्तर पर वित्तीय बैंक खोले जाने चाहिए, जिनके आधार पर छोटे स्तर पर लोनिंग की सुविधाएं जो छोटे उद्योग हैं या छोटे स्तर पर जो ऋण लेना चाहते हैं उनको प्रदान किया जाए। क्योंकि ध्यान रखें, भारत में जो मिडिल क्लास है, या अगर हम उद्योगों में बात करें जो लघु उद्योग है या मध्यम उद्योग है या सूक्ष्म उद्योग है, माइक्रो, उनके लिए ऋण की सुविधाएं आसानी से मिल पाए, ये सरकार की एक प्रमुख कह सकते हैं प्रायोरिटी है। क्योंकि सरकार को लगता है कि ये ऐसा सेक्टर है जहां आसानी से लोन नहीं मिलता है। जैसे बैंक है तो बड़े कस्टमर को लोन देने में आसानी से वो उसे कार्य करते हैं, लेकिन छोटे कस्टमर जिनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, कुछ कोलेट्रल रखने के लिए नहीं है, उनको आसानी से ऋण नहीं मिलता है। तो अगर भारत में आपको एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमशीलता बढ़ानी है तो लोगों को आसानी से ऋण देने पड़ेंगे। तो उसी आप कड़ी में कह सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को शुरू किया गया। कमेटी कौन सी है? ऊषा थोराट कमेटी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लघु वित्तीय बैंक का गठन किस कमेटी की सिफारिश पर है? तो आप ध्यान रखें, ऊषा थोराट समिति। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो भी आपका न्यूनतम जो पूंजी की आवश्यकता है वो आपकी कितनी है? 100 करोड़ रुपए। कहां पर हम बात करें? स्मॉल फाइनेंस बैंक और लघु वित्तीय बैंक के साथ साथ पेमेंट बैंक, दोनों में कितना है? 100 करोड़ रुपए। तो आप दोनों के लिए याद कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, दोनों में 100 करोड़ रुपए की एक न्यूनतम आवश्यकता है पूंजी की। इसी के साथ साथ देखें डिमांड और टाइम डिपॉजिट। देखिए वहां पर हमने क्या कहा था? सिर्फ मांग जमा यानी डिमांड, जिसमें बचत खाता और चालू खाता था। हम इसे डिस्कस कर चुके। जब हम टाइम डिपॉजिट की बात करते हैं तो समय के अनुसार एक तरह से जो पैसा है वो वहां पर आपका दिया जाता है। तो टाइम और जो डिमांड वाले इस तरह के जो डिपॉजिट हैं वो यहां पर स्वीकार करना तो पेमेंट बैंक से लगभग मिलता जुलता है काम है, तो इसमें कोई अंतर तो नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं लोन की,
अंतर यहां पर आ जाता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि लोन देने के पार्ट पर जो डिफरेंस है वो एक तरह से दिखता है, जो पेमेंट बैंक को अलाउड नहीं है और इनको एक तरह से क्या किया गया है, अलाउड किया गया है। तो ये जो बैंक है ये एक तरह से ऋण प्रदान कर सकते हैं, ये लोन दे सकती। और अगर जमा स्वीकार कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो जमा के लिए डेबिट कार्ड दे सकते हैं और लोन के पार्ट के लिए आपका क्या होगा, क्रेडिट कार्ड। तो ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों देने की सुविधा इनको दी गई है, जैसा सुविधा पेमेंट बैंक को नहीं है। क्योंकि पेमेंट बैंक सिर्फ क्या दे पा रहा था, डेबिट कार्ड, क्योंकि वो जमा स्वीकार कर रहा था, किसी तरह का लोनिंग नहीं कर रहा था। तो अंतर आप देखें। इसी के साथ साथ लघु वित्तीय बैंकों के लिए क्या कहा गया है कि जितना भी वो लोनिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई लघु वित्तीय बैंक है, वो 100 करोड़ रुपए का लोन देता है, तो उसमें से 75% यानी 75 करोड़ रुपए का जो हिस्सा है वो उन्हें देना पड़ेगा। किसको, प्रायोरिटी सेक्टर। देखिए प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब प्राथमिकता वाले क्षेत्र होता है। देखिए प्रायोरिटी सेक्टर का सिंपल सा मतलब है कुछ ऐसे एरिया जहां सरकार चाहती है ज्यादा लोन दिया जाए। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, या अगर हम बात करें जो वीकर सेक्शन यानी कमजोर वर्ग है आपके समाज में, जिनको आसानी से ऋण नहीं मिल रहा है, या शिक्षा की अगर हम बात करें, तो कुछ प्रायोरिटी सेक्टर है जहां पर सरकार ने निश्चित कर रखा है कि बैंकों को इतना लोन देना है। जैसे सामान्य बैंकों की बात करें तो वो 75% से कम देते हैं, लेकिन इनको कहा गया है कि आप 75% कहां पर दें, प्रायोरिटी सेक्टर में, यानी ऐसे एरिया जहां पर ऋण की आवश्यकता ज्यादा है। तो ये कह सकते हैं कंडीशन है जो उनको दे दी गई है। तो इससे होगा क्या कि ये ज्यादा लोन बड़े उद्योगों को नहीं दे पाएंगे, और छोटे स्तर पर जिनकी आवश्यकताएं ज्यादा हैं और जो प्राथमिकता सरकार के लिए बना दी गई हैं, वहां पर इनको लोनिंग एक तरह से करना है। तो एक यहां पर कंडीशन आप ध्यान रखें कि ये अपने लोनिंग का 75% जो भाग है वो प्राथमिकता वाले क्षेत्र या प्रायोरिटी सेक्टर में करेंगे। जैसे कृषि का क्षेत्र, एग्रीकल्चर, या एजुकेशन की बात करें, या सूक्ष्म उद्योगों की बात करें, या वीकर सेक्शन की बात करें, उनको हम प्रायोरिटी सेक्टर में एक तरह से डालते हैं। इसी के साथ साथ आप देखें कि ये जो बैंक है, आप जानते हैं बैंक सामान्य रूप में पैसा लेना आपसे जमा के रूप में और ऋण देना, उसके अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं। जैसे इंश्योरेंस की योजनाएं बेचना, म्यूचुअल फंड बेचना। तो उसी तरह के पार्ट पर आप देखें तो यहां पर इनको कहा गया है कि वो तीसरी कंपनी यानी अपने से अलग जो संस्थाएं हैं उनके म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और जो पेंशन के प्लान है उनको भी बेच सकते हैं। तो ये अतिरिक्त काम है। तो ये काम भी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके द्वारा किया जा सकता है। तो आप पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में अंतर ध्यान रखें। पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता, स्मॉल फाइनेंस बैंक दे सकता है। 100 करोड़ रुपए की लागत से दोनों शुरू होते हैं, ये एक सा काम हो गया। दोनों में डिमांड डिपॉजिट यानी दोनों में सामान्य रूप से जो जमा है वो जा सकता है, वो चाहे हम बात करें पेमेंट बैंक की या हम बात करें लघु वित्तीय बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये एक तरह समानता है। वहां पर नचिकेत बोर कमेटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में उषा थोराट कमेटी। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर यानी उषा थोराट कमेटी ने जब सिफारिश किया तो भारत सरकार के द्वारा 16 सितंबर 2015 को सरकार की तरफ से 10 कंपनियों को लाइसेंस दिया गया। जब हम सरकार की बात करें इसका मतलब भारत सरकार की तरफ से बैंकिंग का रेगुलेटर कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई ने 10 संस्थाओं को लाइसेंस दिया कि वो भारत में लघु वित्तीय बैंक शुरू कर सकते हैं। और ये लाइसेंस कब दिया गया, 16 सितंबर 2015 को। अब अगर आप देखें तो यहां पर 10 कंपनी हैं। आप 10 के नाम अगर याद रख सकें तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको यह पता हो कि प्रमुख नाम कौन कौन से हैं और किन शहरों से संबंधित हैं। क्योंकि जिन संस्थाओं को लघु वित्तीय बैंक के लाइसेंस दिए गए हैं वो अलग अलग शहरों में उनके हेडक्वार्टर हैं, अलग अलग राज्यों से संबंधित हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ एक प्रमुख तथ्य यह है कि जो 10 कंपनियां हैं उसमें से 5 कंपनियां ऐसी हैं जो पहले से ही क्या काम करती हैं, उनके द्वारा पहले से ही सूक्ष्म वित्त में एक तरह से काम किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। देखिए जब हम माइक्रो फाइनेंस या सूक्ष्म वित्त की बात करते हैं तो सामान्यतः वो संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस या सूक्ष्म वित्त में ली जाती हैं जो 10,000 रुपए या उससे कम के बहुत छोटे ऋण एक तरह से लोगों को प्रदान करते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस की 5 कंपनियां हैं। आगे हम देखते हैं ये 5 आप देखें तो लास्ट की जो 5 है वो सारी की सारी माइक्रो फाइनेंस है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लघु वित्तीय बैंक के लाइसेंस कितनी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को दिए गए, कितनी सूक्ष्म वित्त की कंपनियों को दिए गए। तो लाइसेंस कितनों को दिया गया माइक्रो फाइनेंस में, 5 को। तो अगर हम 10 के नाम देखें तो पहला यहां पर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये 1 फरवरी 2017 से शुरू हुआ। हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलोर।
दूसरा आप देखें जन लक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 29 मार्च 2018 को जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से आप इसका ऐड भी देखते होंगे बेंगलोर में। तो आप देखें बेंगलोर की दो कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और जन लक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो चेन्नई के पार्ट पर आप देखें तो इक्विटास होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका लाइसेंस दिया गया है, कहां की संस्था है, चेन्नई की। और उसी के साथ साथ आप देखें तो एयू फाइनेंसर्स इंडिया लिमिटेड, कहां पर आपका, जयपुर के पार्ट पर। कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड कहां पर, जालंधर में। देखिए कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के लिए आप ध्यान रखें कि जो प्रमुख रूप से संस्था यहां पर एक तरह से कार्य कर रही है कि ये आपकी बैंक है, ये पहला लघु वित्तीय बैंक है भारत का। कौन सा, कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कहां पर, जालंधर में। कब शुरू किया गया, 24 अप्रैल 2016। क्योंकि अगर हम पीछे देखें तो 17-18 में शुरू हुए हैं और ये 5 सितंबर को, और ये आपका कब शुरू हुआ है, 24 अप्रैल को। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि पेमेंट बैंक पे सबसे पहले, तो हमने क्या दिया है, एयरटेल का पेमेंट बैंक सबसे पहले स्थापित हुआ। जब हम बात करेंगे लघु वित्तीय बैंक में, तो जालंधर में कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड 24 अप्रैल 2016 को यह भारत में स्थापित पहला लघु वित्तीय बैंक था। तो दोनों में आप ध्यान रखें, एयरटेल और यहां पर स्मॉल, अगर फाइनेंस बैंक की बात करें तो कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड कहां पर, जालंधर। इसी के साथ साथ आप देखें अब ये जो 5 आपकी संस्थाएं हैं, यहां पर आप देखें उज्जीवन, जनलक्ष्मी, इक्विटास, 2 बेंगलोर में, एक कहां पर, चेन्नई में। उसके अलावा एयू फाइनेंसर्स जयपुर, कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड कहां पर, जालंधर। तो ये 5 कंपनियां तो हो गई जो सामान्य रूप से वित्तीय काम करती हैं। अब इसके बाद आप 5 देखें, यानी दिशा माइक्रो फाइनेंस, कहां पर, बेंगलोर के पार्ट पर। ये हिस्सा अगर आप देखें तो ये नेक्स्ट के हिस्से में अगर हम देखें तो ये ESAF माइक्रो फाइनेंस, ये कहां पर आपका रजिस्टर्ड है, कहां पर, चेन्नई के पार्ट पर। अगर हम देखें RGVN नॉर्थ ईस्ट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, ये कहां पर आपका, गुवाहाटी। और नेक्स्ट हिस्सा अगर हम देखें तो सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कहां पर, नवी मुंबई, और उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड वाराणसी। तो ये प्रमुख संस्थाएं यहां पर काम कर रही हैं। तो दिशा माइक्रो फाइनेंस के पार्ट के लिए आप ध्यान रखें कि ये आपका गुजरात के पार्ट से आपकी माइक्रो फाइनेंस बिलोंग करती है। दिशा माइक्रो फाइनेंस अगर हम देखें तो ये गुजरात की माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, कर्नाटक बेंगलोर के पार्ट से नहीं है। तो बेंगलोर की 2 हैं, एक तरह से उज्जीवन और जनलक्ष्मी। तो ये आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक के पार्ट पर 10 संस्थाएं जिनको लाइसेंस दिया गया है। इसमें अगर हम देखें तो 5 माइक्रो फाइनेंस हैं और 5 जो संस्थाएं हैं वो एक तरह से बिलोंग करती हैं, कहां से, आपका अलग अलग वित्तीय कार्य करती हैं। तो 10 संस्थाओं को एक तरह से यहां पर लाइसेंस दिया गया है। तो यहां पर आप इनकी इमेजेस देख सकते हैं, उज्जीवन, ESAF, RGVN, उत्कर्ष, सूर्योदय, दिशा, कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड सबसे पहला खोला गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें एयू फाइनेंसर्स, जनलक्ष्मी और इक्विटास, तो ये यहां पर 10 संस्थाएं हैं जिनको लघु वित्तीय बैंक के लाइसेंस दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनल रूरल बैंक। देखिए बैंकिंग के पार्ट पर जो अगला एक प्रमुख जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना यह भारत सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य था। यहां पर हम देखें तो सरकार की तरफ से उद्देश्य रखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर बैंकिंग की सुविधाओं को हम फैला सकते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारत के बड़े हिस्से में वित्तीय सुविधाओं को फैलाएगा। क्योंकि आप ध्यान रखें, अगर हम आज की डेट में भी देखें तो 2011 का जो हमारा जनसंख्या का आंकड़ा है वो बताता है कि हमारे यहाँ जो एक तरह से शहरीकरण है वो 31.2% के आसपास है। तो अभी भी 60% से ज्यादा आबादी कहाँ रह रही है, गांव में। तो अगर हम बात करें 60-70 के दशक में तो ये संख्या काफी ज्यादा थी। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप बैंकिंग की सुविधाओं को फैलाते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से बैंकिंग के कामकाज को विस्तारित करेगा। और इसी कड़ी में सरकार की तरफ से एक समिति बनी जिसे नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप कहा जाता है, और 1975 में इन्होंने सिफारिश किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाओं को फैलाने के लिए हमें कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक हैं वो शुरू करने चाहिए। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक किस कमेटी की सिफारिश पर, नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप 1975। और इसी आधार पर भारत सरकार ने रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 यानी 1976 का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो एक्ट है उसको पारित किया। इसी के आधार पर आगे चलकर
2 अक्टूबर 1975 को सबसे पहले भारत में ये आपके 5 स्थान हैं जहां पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शुरू किए गए। सबसे पहले कहां पर, ये 5 स्थान आप ध्यान रखें। और उसमें भी अगर आप सबसे पहला देखें तो सबसे पहला है प्रथमा बैंक, क्योंकि पहला था तो प्रथम के लिए फर्स्ट यूज करते हैं, तो इसीलिए प्रथमा टर्म यूज किया गया। तो सबसे पहला भारत का जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है प्रथमा बैंक, कहां पर, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। और इसको स्पॉन्सर किसने किया था, सिंडिकेट बैंक ने। देखिए यहीं पर एक चीज आप समझें, जब हम बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आपके एग्जाम में कई बार यह पूछा गया है कि जो हिस्सेदारी होती है या जो भागीदारी होती है, पार्टनरशिप, वो कितना होता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आप ध्यान रखें कि हमेशा 50% जो हिस्सा है वो भारत सरकार का रहता है, कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो। और जिस राज्य में स्थापित है, जैसे मान लीजिए पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, कहीं पर भी स्थापित है, तो जिस राज्य में स्थापित है उस राज्य की जो सरकार है वो उसमें 15% का योगदान करती है। यानी 50 और 15 बचा कितना, 35% जो हिस्सा है वो जिम्मेदारी दी गई है किसको, पब्लिक सेक्टर बैंक को, यानी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को। तो पब्लिक सेक्टर बैंक को यह कहा गया है कि आप जिस क्षेत्र में चाहें, क्योंकि 65% पैसा लगा हुआ है। जैसे कोई भी बैंक है, कहीं पर आपको शुरू करना है तो आपको एक पूंजी की आवश्यकता है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि 65% पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको 35% लगाकर सारा कामकाज बैंक का देखना है, तो आप तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकारी बैंक थे भी वो जाना नहीं चाहते थे, उनको लग रहा था उतना ज्यादा लाभ नहीं है, घाटा हो सकता है। तो वहां पर सरकार ने क्या किया कि 65% जो हिस्सा है, यानी 50% केंद्र सरकार और 15% वहां की राज्य सरकार, जहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोला जाएगा, उन्होंने पैसा लगाकर एक तरह से दे दिया 65% हिस्सा। 35% स्पॉन्सर बैंक। देखिए जब आप स्पॉन्सर बैंक बोलते हैं यानी प्रायोजक बैंक, तो प्रायोजक बैंक का सिंपल सा यहां पर मतलब है पब्लिक सेक्टर बैंक या क्षेत्र, जो हमारे एक तरह से सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, उन बैंकों को यहां पर कहा गया कि वो 35% हिस्सा लेकर काम शुरू कर सकते हैं। इसीलिए आप देखें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में हमेशा किसी ना किसी बैंक का नाम रहता है। जैसे पीएनबी, जैसे आपका अगर हम सिंडिकेट बैंक की बात करें, तो जब हम प्रथमा बैंक की बात करते हैं तो इसे प्रथमा सिंडिकेट बैंक कह दिया जाता है, क्योंकि वहां पर स्पॉन्सर कौन है, सिंडिकेट बैंक, जो एक सरकारी बैंक का पार्ट है। तो सरकारी बैंकों को जिम्मेदारी दी गई कि वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आगे बढ़ाएं, उनमें कार्य करें 35% हिस्सा लेकर। तो ये जो हिस्सेदारी है वो आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल बैंक का, यानी जो केंद्र सरकार है वो 50% हिस्सा रखेगी और राज्य सरकार 15%, और स्पॉन्सर बैंक जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को चलाएंगे वो 35% हिस्सेदारी के साथ काम करेंगे। ये आपको जो पार्टनरशिप है ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार का हिस्सा कितना होता है, तो ध्यान रखें 50%, या राज्य सरकार का 15%, और जो प्रायोजक बैंक है, जो सरकारी क्षेत्र के बैंक है, ध्यान रखें निजी बैंकों को यहां पर अनुमति नहीं है, तो वो 35% के साथ इसमें कार्य कर सकते हैं। दूसरा आप देखते हैं, तो हम यहां पर बात कर रहे थे 5 जो लाइसेंस दिए गए। तो सबसे पहले पार्ट पर आप देखें, सबसे पहले जो 5 शुरुआत की गई भारत सरकार की तरफ से, तो प्रथमा बैंक कहां पर, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें क्योंकि यह भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। और स्पॉन्सर कौन कर रहा था, सरकारी बैंक सिंडिकेट बैंक। दूसरा अगर हम देखें तो गौर ग्रामीण बैंक, यह कहां पर, मालदा पश्चिम बंगाल में, और इसको यूको बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा था। अगर हम तीसरा देखें गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में, और इसे प्रायोजित कौन कर रहा था, एसबीआई। तो यहां पर आप देखें उत्तर प्रदेश में 2 शुरू किए गए थे प्रारंभ में, एक तो मुरादाबाद में सबसे पहला और एक गोरखपुर में। उसके अलावा हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये हरियाणा में भिवानी में, और इसे प्रायोजित कौन कर रहा था, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। और तीसरा अगर हम देखें तो ये जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, कहां पर, जयपुर राजस्थान में, और इसे प्रायोजित कौन कर रहा था, यूको बैंक। तो ये 5 प्रमुख थे, यानी 5 स्थल आप ध्यान रखें। इसमें मुरादाबाद, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, मालदा पश्चिम बंगाल में, जयपुर राजस्थान में, भिवानी हरियाणा में। तो ये 5 जगह पर सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शुरू किए गए। इसमें आपको मुरादाबाद ध्यान रखना है, प्रथमा बैंक सिंडिकेट बैंक के द्वारा प्रायोजित, यह भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। डेट कई बार पूछी गई है 2 अक्टूबर 1975। और वर्तमान में अगर हम देखें तो 1 अप्रैल 2020 का जो आंकड़ा हमारे पास है उसके अनुसार भारत में 43
देखिए आरबीआई की वेबसाइट पर 45 दिया गया है, लेकिन ध्यान रखें उत्तर प्रदेश के 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर दिया गया है। तो इसी कारण से जो संख्या 45 वहां दिखती है वो हो गई है 43। तो अगर हम देखें तो वर्तमान में भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अलग अलग राज्यों में कार्य कर रहे हैं। अगर हम आंकड़े में देखें तो 2 राज्य ऐसे हैं, यानी एक तरफ सिक्किम और एक गोवा, जहां पर कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। पहली बात तो छोटे राज्य हैं और सामान्य बैंकों से इनका काम चल जाता है। तो सिक्किम और गोवा में इसीलिए कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य नहीं कर रहा है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट बच जाता है हमारा कोऑपरेटिव बैंक का, सहकारी बैंक का। कोऑपरेटिव बैंक अगर हम देखें तो नाम ही है सहकारी, यानी कुछ लोगों के द्वारा साझा करके काम किया जाता है। तो कोऑपरेटिव बैंक के पार्ट पर एक सिद्धांत आप ध्यान रखें जो सामान्य बैंक से अलग है, कि जैसे हम और आप मान लीजिए 10 लोग मिलकर कोई कोऑपरेटिव बैंक शुरू करते हैं, तो 10 लोगों के द्वारा शुरू किया गया है और उसमें हिस्सेदारी, जैसे मान के चलिए जो 10 लोग हैं, किसी ने मान लीजिए उसमें 50 रुपए का योगदान दिया और बचे हुए जो 50 रुपए हैं वो और 9 लोगों ने दिए, ऐसा हम मान लेते हैं। तो अगर सहकारी बैंक में आपने कुछ हिस्सा दिया है तो उसके हिसाब से आपकी सहकारी बैंक में हिस्सेदारी नहीं बनती है। यानी कहने का मतलब आपने अगर सहकारी बैंक में 50% का योगदान दिया है तो ऐसा नहीं कि 50% के आप उसमें अधिकारी हो जाएंगे, आप सभी के यानी जो 10 लोग हैं उन्हीं के बराबर आपकी हिस्सेदारी मानी जाएगी। तो सहकारी बैंक के साथ में एक कह सकते हैं सामान्य बैंक से जो अलग होता है, आप कितना भी हिस्सा उसमें देने वाले हैं। मान लीजिए 1000 लोग हैं, 1000 में एक व्यक्ति ऐसा जिसने सहकारी बैंक में सबसे ज्यादा पैसा डाला है, तो ऐसा नहीं कि उसका हिस्सा बहुत बढ़ जाएगा, सबका हिस्सा बराबर रहेगा। तो इसीलिए सहकारी बैंक का कॉन्सेप्ट अलग है। सामान्य बैंक में देखें, जिस कंपनी का बैंक में जितना हिस्सा होगा वो कंपनी में उतना बड़ा अधिकार रखेगा। मान लीजिए कोई सरकारी बैंक है और कल की डेट में उसका निजीकरण हो जाता है, तो कोई प्राइवेट बैंक अगर उसमें 51% से ज्यादा हिस्सा ले लेगी तो वो सरकारी हो जाएगा। लेकिन सहकारी बैंक के पार्ट पर इस तरह से नहीं है, वहां पर सभी लोगों की एक तरह से जो जोखिम और जो देनदारी लायबिलिटी वो एक तरह से बराबर होती है। जो हमारे सामान्य बैंक है उनमें नहीं होता। सामान्य बैंक में जितना जिसका हिस्सा है उतनी उसका जोखिम है, तो ये एक अंतर रहता है। तो इसीलिए आप कोऑपरेटिव बैंक या जो सहकारी बैंक है इनके लिए ध्यान रखें। तो सहकारी बैंक के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो इसके ऑनर यानी जो मालिकाना हक रखते हैं और जो कस्टमर्स हैं यानी जो एक तरह से उपभोक्ता हैं वो इसमें एक तरह समान है। तो जो लोग इसमें इसको स्थापित कर रहे हैं वो इसके एक तरह से क्या है? ग्राहक हैं। तो ये एक तरह से सिद्धांत रहता है सहकारी बैंक में। अगर हम भारत में देखें तो कोऑपरेटिव बैंक के पार्ट पर सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है। अगर आप देखें अभी हाल फिलहाल में एक घोटाला था पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, और ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, पीएमसी। तो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का जो घोटाला था उसमें बहुत सारे जो खाता धारक हैं उनके पैसे को एक तरह से रोक दिया गया और वो उसमें से भुगतान नहीं ले पा रहे थे क्योंकि माना गया कि उसमें कुछ अनियमितताएं हुई हैं। तो सहकारी बैंक में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहां पर जो नियंत्रण है वो केवल आरबीआई नहीं करती है। अगर आप देखें तो आरबीआई के द्वारा जो भी एक तरह से कैश रिजर्व है यानी जो भी हिस्सा एक तरह से नगद का लेन देन होता है वो देखा जाता है, और साथ साथ जो भी हिस्सा कैपिटल एडिक्वेसी यानी पूंजी पर्याप्तता, यानी किसी भी सहकारी बैंक में पूंजी जितनी आवश्यक है उतनी पूंजी वहां पर है या नहीं, ये एक तरह से देखने की जरूरत होती है। तो ये काम तो आरबीआई करता है। इसके अलावा आप देखें कि कोई भी सहकारी बैंक को स्थापित करना है या उसका प्रबंधन है या उसमें ऑडिट करना है, या अगर मान लीजिए सहकारी बैंक में कोई आर्थिक स्थिति खराब है तो उसको एक तरह से लिक्विडेट करना यानी उसको बेचना या उसकी जो तरलता है उसको बेचकर जो भी संकट है उसे दूर करना। तो ये सारा काम कौन करता है? ये राज्यों में जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो यही समस्या है कि आरबीआई थोड़ा नियंत्रण करती है और बड़ा नियंत्रण करता है राज्यों में रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये इनके साथ समस्या है। इसीलिए आप देखें अभी 2-3 दिन पहले ही भारत सरकार ने संसद में कानून पारित किया, जबकि एक अध्यादेश लाया गया था जून 2020 में, जिसके द्वारा करा यह गया कि सहकारी बैंकों में जो शहरी क्षेत्र में इनको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है यानी शहरी सहकारी बैंक, उनका नियंत्रण आरबीआई के पास दे दिया जा रहा है। उसके अलावा जो राज्य में सहकारी बैंक काम कर रहे हैं, राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और एक से ज्यादा राज्य में, यानी अगर कोई राज्य सहकारी बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एक ही राज्य में काम कर रहा है तो उसको शामिल नहीं किया गया। लेकिन अगर एक से ज्यादा राज्यों में कोई भी राज्य का सहकारी बैंक काम कर रहा है तो उसको भी निगरानी में डाल दिया गया है। किसके? आरबीआई के। कारण यही कि लोगों के पैसे को सुरक्षित रखा जाए। तो यहां पर कुछ नियंत्रण बढ़ाया गया है जो अभी हाल फिलहाल में संसद में कानून पारित किया गया है।
तो अगर हम कोऑपरेटिव बैंक का पूरा एक ढांचा देखें तो वर्तमान में सरकार ने जो सहकारी बैंक है, कहां पर, शहरी क्षेत्र में, यानी शहरी सहकारी बैंक, और दूसरा अगर हम बात करें राज्य सहकारी बैंक यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इन दोनों को एक तरह से जिम्मेदारी दे दी गई। अब किसकी, आरबीआई इनको नियंत्रित करेगा। उसके अलावा और किसी का नियंत्रण आरबीआई को नहीं दिया गया है। कारण ये कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जो एक से ज्यादा राज्यों में काम कर रहे हैं उन्हीं की बात की जा रही है, सभी को नहीं। और शहरी सहकारी बैंक सभी अब निगरानी में किसके आ गए हैं, आरबीआई में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सहकारी बैंकों में कौन से बैंक हैं जो आरबीआई की निगरानी में डाल दिए गए हैं पूर्ण रूप से। तो एक तो ध्यान रखिए आप, शहरी सहकारी बैंक, और दूसरा राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो एक से ज्यादा राज्यों में संचालित हो रहे हैं, यानी एक से ज्यादा राज्यों में उनकी शाखाएं हैं। तो अगर हम पूरा सहकारी बैंक का एक स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ग्रामीण यानी जो रूरल एरियाज में, तो जिन्हें हम ग्रामीण सहकारी बैंक कहते हैं, एक हिस्सा ये है, और दूसरा शहरी सहकारी बैंक। तो जो हम ग्रामीण की बात करते हैं तो दो पार्ट पर डिवाइड हो जाता है, एक तो लघुकालीन यानी कम समय के लिए जो भी वित्तीय काम करते हैं, और दूसरा एक तरह से दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म के लिए जिनके द्वारा कार्य किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म लघुकालीन काम करने वाले तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए, सबसे निचले पार्ट पर ग्रामीण क्षेत्र में जिनसे सीधे तौर पर लोनिंग की जाती है, यानी जो सीधे तौर पर एक तरह से कस्टमर से काम कर रहे होते हैं, वो कहलाती हैं प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, प्राथमिक साख समितियां, जो सबसे निचले स्तर पर हैं। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है। ध्यान रखें, केंद्रीय सहकारी बैंक का मतलब जिले स्तर की सहकारी बैंक है राज्य में, न कि कोई केंद्रीय सहकारी बैंक। आप ध्यान रखें, भारत में सहकारी बैंकों को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय संस्था भारत में कार्य नहीं करती है। राज्यों में अलग अलग आपकी संस्थाएं हैं, आरबीआई कुछ जगह नियंत्रण करती है। तो यहां आप देखें, जिले स्तर की सहकारी बैंक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और राज्य में सर्वोच्च संस्था हो जाती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या राज्य सहकारी बैंक। तो ये तीन स्तर पर काम करते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, दीर्घकालीन, तो ये एक तरह से जो लैंड बैंक होते हैं, जो एक तरह से भूमि बैंक हैं, उनमें काम करते हैं। तो उनकी अगर हम बात करें तो दो तरह के होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, और दूसरा प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, यानी ग्रामीण और साथ साथ जो कृषि क्षेत्र है वहां पर विकास कामों को बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा वित्तीय सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये दो तरह का स्ट्रक्चर रहता है अगर हम ग्रामीण की बात करें, लघुकालीन और दीर्घकालीन। जहां तक शहरी की बात करें तो शहरी और एक से ज्यादा राज्यों में काम करने वाले जो राज्य सहकारी बैंक हैं, इनका नियंत्रण दे दिया गया है पूर्ण रूप से अब किसको, आरबीआई को। यह भी हाल फिलहाल में सरकार की तरफ से संसद में, कह सकते हैं, जो अध्यादेश था उसको एक बिल के रूप में पारित किया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम यहां पर जब सहकारी बैंकों की बात करें तो भारत में जो पहला सहकारी बैंक है वो माना जाता है अन्योन्य सहकारी मंडली, और ये बड़ौदा में 1889 में स्थापित किया गया था विट्ठल लक्ष्मण के एक तरह से नेतृत्व में। तो पहला सहकारी बैंक जो माना जाता है वो अन्योन्य सहकारी मंडली कहां पर, बड़ौदा में 1889 में विट्ठल लक्ष्मण के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। इसी के साथ साथ आप देखें, अगर हम पहली अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की बात करें जो भारत में रजिस्टर हुई, तो ये कांजीवरम में, कहां पर, मद्रास में, कब, अक्टूबर 1904 में। तो अगर हम शहरी सहकारी बैंक की बात करें तो 1904 में कहां पर, कांजीवरम, जो मद्रास एक तरह से राज्य हुआ करता था ब्रिटिश समय में, वहां पर इसको स्थापित किया गया। तो ये पहली शहरी क्षेत्र की सहकारी क्रेडिट सोसाइटी थी 1904 में। भारत में अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट जो 1904 है, उसके बाद से ही भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटीज तेजी से एक तरह से आगे बढ़ी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के समय इनको बढ़ावा दिया गया। और ये जो 1904 का कानून है, इसको 1912 में एक तरह से संशोधित किया गया। जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट है 1904, ये 1912 में संशोधित किया गया। तो भारत सरकार के द्वारा अभी जो शहरी सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंकों को नियंत्रित करने की बात चल रही है, आरबीआई को निगरानी देने की, तो उनकी संख्या आप जरा ध्यान रखें। जब हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं, यानी शहरी सहकारी बैंक की, तो संख्या कितनी है, 1482, 1482। और जब हम बात करते हैं मल्टी स्टेट, अब देखिए ध्यान रखिए, एक से ज्यादा राज्यों में काम करने वाले जो राज्य सहकारी बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इनकी संख्या कितनी है, 58। तो नंबर आप ध्यान रखें, 1482 और साथ में दूसरा नंबर आपका 58।
तो जो हमारे शहरी क्षेत्र में काम करने वाले सहकारी बैंक हैं 1482 और एक से ज्यादा राज्य में काम करने वाले राज्य सहकारी बैंक कितने 58, इनको सीधे नियंत्रण में ला दिया गया किसके, आरबीआई के। तो इनका नियंत्रण अब आरबीआई के पास चला गया है, बजाय इसके कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार होते हैं राज्यों में वो इसको नियंत्रित करें। तो ये पूर्ण रूप से आरबीआई की निगरानी में अब डाल दिया गया है। संख्या आप ध्यान रखें। अब आरबीआई के पार्ट पर अगर हम कुछ और फैक्चुअल पार्ट देखें तो आरबीआई की तरफ से एक ऐप लॉन्च किया जाता है जिसे हम बोलते हैं मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। नाम क्या है, मनी। तो मनी ऐप का फुल फॉर्म ध्यान रखें, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, MANI। तो आरबीआई के द्वारा ये जो ऐप लॉन्च किया गया है इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जो एक तरह से विजुअली चैलेंज्ड है, यानी जिन्हें दृश्य क्षमता नहीं है, तो वो किसी भी नोट यानी कोई नोट कितनी वैल्यू का है उसे कैसे पहचानेंगे। वैसे सामान्य रूप से जो भी इस तरह से दृश्य बाधित होते हैं वो पहचानने की क्षमता रखते हैं, उन्हें सिखाया जाता है, लेकिन एक मोबाइल ऐप के माध्यम से आरबीआई ने ये सुविधा दी है। यानी इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके अगर कोई भी नोट है तो मोबाइल से अगर इस ऐप के द्वारा स्कैन किया जाए तो वो डिनोमिनेशन यानी कितनी वैल्यू का नोट है, 2000 का है या वो 100 का है, 200 का है, वो वैल्यू आपको बताता है। तो एक तरह से जो दृश्य बाधित हैं, विजुअली चैलेंज्ड हैं, उनको किसी भी नोट को आइडेंटिफाई करने की जो समस्याएं हैं उसे दूर करने के लिए आरबीआई के द्वारा मनी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखें, महत्वपूर्ण ऐप है जो आरबीआई की तरफ से संचालित होता है। ये ऐप का एक तरह से आप देखें तो ये ऐप है, इसे डाउनलोड करके एक तरह से जो नोट है उसकी जो रियल वैल्यू है पता की जा सकती है, जो खासतौर पे विजुअली चैलेंज लोग हैं उनके लिए। अब अगर हम कुछ कैशलेस या एक तरह से ऐसे मीडियम की बात करें जहां पर ट्रांजैक्शन करने में आपको एक डिजिटल मीडियम उपयोग करना होता है, आपको कैश में ट्रांसफर नहीं करना है, तो प्रमुख रूप से 4 सिस्टम हमारे यहाँ हैं। जैसे अगर हम पहला देखें यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यहां पर आप देखें तो मिनिमम ₹1 है और मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1 लाख रुपए। और ये 24/7 यानी हमेशा आप डेली बेसिस पर किसी भी समय यूपीआई का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। दूसरा देखें इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो IMPS के पार्ट पर भी क्या है, मिनिमम ₹1 और मैक्सिमम कितना है, 2 लाख। और ये भी 24/7 यानी हमेशा अवेलेबल रहता है। तीसरा देखें नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट के पार्ट पर आप देखें तो दोनों जरा RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो देखिए रियल टाइम मतलब ये तुरंत एक तरह का भुगतान करता है। यहां आप देखें नेफ्ट में क्या है, कम से कम ₹1 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आरटीजीएस में क्या है कि जो आपका मिनिमम लिमिट का पार्ट है वो आपका 2 लाख यानी 2 लाख से ऊपर के भुगतान आपको करने हैं। मैक्सिमम लिमिट का पार्ट क्या है, कोई लिमिट नहीं है। तो अंतर क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपको 2.5 लाख का भुगतान करना है तो 2.5 लाख का भुगतान आप नेफ्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन नेफ्ट का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, ये आपका रियल टाइम में तुरंत भुगतान नहीं करता है। तो अगर आपको 2.5 लाख का भुगतान करना है क्योंकि 2 लाख से ज्यादा का है तो वो आप कहां से करेंगे, आरटीजीएस, क्योंकि आरटीजीएस 2 लाख से ऊपर के भुगतान ही एक तरह से लेता है। तो 2 लाख से नीचे के भुगतान है वो सामान्यतः कहां चले जाते हैं, नेफ्ट के पार्ट पर। तो ये एक बेसिक अंतर रहता है। करने के लिए आप चाहे 50 रुपए का पार्ट है, आप 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, कितना भी है आप नेफ्ट पर भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन रियल टाइम में तुरंत भुगतान नहीं होता है। तो बड़ा भुगतान 2 लाख या उससे ऊपर जैसे व्यापारिक लोग सामान्यतः करते हैं तो वो आरटीजीएस के माध्यम से उपयोग करते हैं। आप नेफ्ट भी कर सकते हैं। तो कोई आपसे कहे कि 2 लाख 2.5 लाख का भुगतान है, वो आरटीजीएस से होगा, नेफ्ट से, दोनों से हो सकता है। फास्ट आपको करना है तो आरटीजीएस के पार्ट पर। मिनिमम जो लिमिट है वो आपको ध्यान रखनी है। मैक्सिमम के पार्ट पर आप देखें दोनों में कोई ऐसी लिमिट एज सच नहीं है। जहां तक हम भुगतान की बात करें, नेफ्ट 24/7 कर दिया गया है। पहले इसमें लिमिट थी, लेकिन अब ये आरबीआई की तरफ से ये हमेशा के लिए इसे उपलब्ध करा दिया गया, यानी किसी भी समय आप नेफ्ट का भुगतान कर सकते हैं। आरटीजीएस के पार्ट पर क्या है, आरबीआई की तरफ से जो टाइमिंग होती है वह सुबह 7 से लेकर शाम के 6 बजे तक, वर्किंग डेज की बात करें, यानी जब तक आपका बैंकिंग का वर्किंग डे चल रहा है। सैटरडे जैसे ऑफ है तो ये टाइम लिमिट नहीं है, ये संडे के पार्ट पर। तो वर्किंग डे में सुबह 7 से लेकर 6 बजे तक ये आरबीआई का टाइमिंग है। ध्यान रखें बैंक टू बैंक टाइमिंग वेरी करता है, तो बैंक अपने टाइमिंग के हिसाब से भुगतान को एक तरह से आगे बढ़ाता है, लेकिन आरबीआई सुबह 7 से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में ही इसको कंडक्ट करता है। तो ये आप मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम और कितने समय अवेलेबल होते हैं और फुल फॉर्म, इन्हें आप ध्यान रखें। तो ये डिजिटल भुगतान करने के कुछ प्रमुख सोर्स हैं जो अवेलेबल हैं। अब अगर किसी के पास मान लीजिए कोई स्मार्टफोन नहीं है,
या उसके पास एक सामान्य फोन है जिसमें सिर्फ कॉल किया जा सकता है और मैसेज किया जा सकता है, तो उनके लिए एक फैसिलिटी दी गई जिसको हम कहते हैं यूएसएसडी। देखिए आप लोग यूएसएसडी यूज करते हैं, जैसे आपको मोबाइल में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे आपने *123# मान लीजिए यूज किया, तो ये भी नंबर क्या है, ये यूएसएसडी कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। तो ये यूएसएसडी कोड होते हैं जो अलग अलग जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उसमें अलग अलग होता है, जियो में अलग है, एयरटेल में अलग है, वोडाफोन आइडिया का जो अब आ गया उसमें अलग है, तो सबका अलग अलग सिस्टम रहता है। तो इसी तरह से भारत सरकार की तरफ से आरबीआई ने जो बैंकिंग भुगतान है उसे करने के लिए कोड बना रखा हुआ है। ये कोड क्या है, *99#। इसको अगर आप अपने मोबाइल में टाइप करके सेंड करते हैं तो होगा क्या, आपका अगर मोबाइल नंबर किसी भी बैंक खाते से जुड़ा हुआ है और वो आधार खाते से जुड़ा हुआ है, तो मान लीजिए कि आप डिजिटल भुगतान कर पाएंगे। तो इसके लिए एक तरह से सुविधा यहां पर रहती है। तो डिजिटल भुगतान के पार्ट को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से ये जो सुविधा है वो आपको यहां पर दी गई है। तो ये जो भुगतान का हिस्सा यूएसएसडी में आता है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है और आधार कार्ड से उसका जो नंबर है आधार का वो उसके मोबाइल नंबर और बैंक खाते से कनेक्टेड है, तो उसको सुविधा दी जाए कि वो किसी भी तरह के भुगतान कंटिन्यू कर सके। तो उसके पार्ट की जो फैसिलिटी है वो एक तरह से यहां पर दी गई है। तो इसी यूएसडीडी के पार्ट पर अगर हम देखें तो ये सुविधा *99# से सामान्य मोबाइल से उपयोग करा जा सकता है, किसी भी तरह के स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं है। तो सबकी जरूरत के लिए सरकार की तरफ से आरबीआई ने सुविधा दी है। अगर मान लीजिए अगर आप ये भी फैसिलिटी का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो अगली फैसिलिटी क्या है, आधार, यानी जो फैसिलिटी का आपका आधार का पार्ट है उसको एक तरह से उपयोग आप कर सकते हैं। तो आधार का सिस्टम लेने का मतलब यह है कि जो थंब इंप्रेशन है उसके आधार पर आप भुगतान कर सकते हैं। शर्त बस यही है कि आपका जो खाता है वो आपके आधार संख्या से जुड़ा हुआ हो। तो इसे हम बोलते हैं AEPS, यानी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आप देखें यहां पर ए पर जो ई है वहां पर थंब इंप्रेशन बना हुआ है, यानी अलग अलग जो आपके शॉपिंग या इस तरह के जो हिस्से हैं जहां पर आप सामान्य रूप से आधार संख्या से आपका खाता जुड़ा हुआ है, तो भुगतान करने में आप थंब इंप्रेशन का उपयोग करके आप अपने भुगतान को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यह सिस्टम कहलाता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और सामान्य मोबाइल से इस नंबर को टाइप करें और आपका खाता अगर मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है और उसका आधार एक तरह से जो लिंक है वो भी अवेलेबल है, तो आप इस नंबर के माध्यम से सामान्य मोबाइल का जो भुगतान है वो कर सकते हैं और जो भी अपने खाते से संबंधित सूचनाएं हैं वो भी आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। नेक्स्ट पार्ट पर अगर हम करेंसी नोट और कॉइन की अगर हम बात करें तो यहां पर देखें तो भारत में जो करेंसी नोट का पार्ट है तो सरकार की एक तरह से संस्था है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको हम बोलते हैं SPMCIL। ये भारत सरकार की संस्था है और इसके दो प्रिंटिंग प्रेस हैं। कहां पर, एक तो बैंक नोट प्रेस देवास और दूसरा करेंसी प्रेस नोट कहां पर, नासिक। ये मध्य प्रदेश और नासिक कहां पर आपका, महाराष्ट्र में। जहां तक हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के स्वामित्व में एक संस्था काम करती है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, तो यह भारत सरकार की संस्था है। तो ये दोनों देखिए आरबीआई के नियंत्रण में ये दो प्रिंटिंग प्रेस हैं। एक प्रिंटिंग प्रेस मैसूर में कर्नाटक के पार्ट पर और दूसरी साल्बोनी में, कहां पर आपका, पश्चिम बंगाल में। तो मैसूर और साल्बोनी की जो प्रिंटिंग प्रेस है वो आरबीआई की संस्था है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, उसकी निगरानी में है। और भारत सरकार की निगरानी में दो हैं, देवास और नासिक। तो 4 प्रिंटिंग प्रेस है भारत में, उन्हें आप ध्यान रखें। अगर हम यहां पर बात करें पेपर यानी जो करेंसी नोट है, तो अभी लगभग जो पेपर करेंसी हम यूज करते हैं नोट छापने के लिए मैक्सिमम भारत में उपयोग की जा रही है, यहीं पर बन रही है। कुछ हिस्सा भी हम बाहर से मंगा रहे हैं। तो हमारे यहां 2 प्रिंटिंग प्रेस हैं। एक आप ध्यान रखें सिक्योरिटी पेपर मिल, कहां पर, होशंगाबाद। कहां पर आपका, ये मध्य प्रदेश के पार्ट पर। और दूसरा अगर हम देखें तो ये बैंक नोट पेपर मिल, ये कहां पर आपकी काम कर रही है, ये संस्था अगर आप देखें तो ये दूसरा एक पेपर मिल का पार्ट है। और ये दोनों अगर हम देखें तो भारत सरकार की जो संस्था SPMCIL है और BRB NMPL, अभी हमने पीछे देखा, तो ये दोनों जो संस्था है इन्होंने मिलकर एक प्रिंटिंग प्रेस जो पेपर है उसे बनाने के लिए बैंक नोट
पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्थापित की है। तो दो संस्थाएं होशंगाबाद के पार्ट पर यहां पर काम कर रही है और एक दूसरी जो आरबीआई और भारत सरकार के द्वारा मिलकर एक पेपर मिल स्थापित की गई है। तो ये दो एक तरह से कह सकते हैं जो स्थान है जहां पर पेपर करेंसी के लिए प्राप्त किए जाते हैं। इसके साथ अगर हम नोट का देखें हिस्सा, तो भारत में आप देखें जब नोटबंदी 2016 में लागू की गई तो उसके बाद आप देखें तो भारत में कोशिश ये की गई कि नए तरह के करेंसी नोट और नए सिक्योरिटी फीचर के साथ लाए जाएं। इनको हम महात्मा गांधी न्यू सीरीज कहते हैं, क्योंकि आप ध्यान रखें महात्मा गांधी सीरीज है वो 95-96 में शुरू हो चुकी थी, जब करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी का नाम एक तरह से और उनकी जो इमेज है वो एक तरह से आने लगी थी। उसके पहले आप देखें तो हमारा जो सारनाथ का एक जो सिंबल होता था, जो शेर का निशान होता है, वो यूज किया जाता था। और अब 95-96 से महात्मा गांधी सीरीज और नोटबंदी 2016 के बाद जो नए नोट लाए गए उनको महात्मा गांधी न्यू सीरीज कहा जाता है। तो अंतर जरा आप ध्यान रखें। अब यहां पर अगर हम 2000 नोट की बात करें तो आपको 2 या 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, जो आप लगभग नोट देखकर आपको पता भी चल जाता है कि ये 66 बाई 166 मिलीमीटर की एक तरह से इसकी जो विड्थ और लेंथ का पार्ट है। और जहां तक इसमें अगर हम देखें तो 2000 के नोट पर क्या रिवर्स में क्या है, मंगलयान की इमेज है और साथ में इसमें जो कलर है वो क्या आपका मैजेंटा। अगर हम 500 की बात करें तो साइज 66 बाई 150 मिलीमीटर और स्टोन ग्रे इसका कलर। और इसमें अगर हम रिवर्स में देखें तो क्या बना हुआ है, रेड फोर्ट। आप नोट डेली बेसिस पर यूज करते हैं, इनको आप कॉमनली देखते हैं, आप याद रखें। 200 रुपए के नोट की अगर हम बात करें तो यहां पर साइज 66 बाई 146 है। और अगर हम यहां पर इसके बैक में देखें रिवर्स में तो सांची स्तूप बना हुआ है और कलर क्या है, ब्राइट येलो। 100 रुपए की अगर हम बात करें तो 66 बाई 142 और यहां पर जो कलर है वो क्या है, लैवेंडर। और रिवर्स में अगर हम देखें तो रानी की वाव, कहां पर, गुजरात के पार्ट पर। तो रानी की वाव जो गुजरात में, उसकी यहां पर एक इमेज बनी हुई है, तो आप ध्यान रखें। 50 रुपए की अगर हम बात करें तो ये साइज 66 बाई 135 और यहां पर हम्पी कर्नाटक के पार्ट पर जो चैरियट के साथ में यानी एक रथ का जो सिंबल है हम्पी का वो दिया गया है और कलर क्या है, फ्लोरेसेंट ब्लू। अगर हम 20 रुपए की बात करें तो यहां पर साइज 63 बाई 129 और एलोरा की गुफाओं की यहां पर एक इमेज दी गई है रिवर्स में और ग्रीनिश येलो इसका एक तरह से कलर है। 10 रुपए की बात करें तो 63 बाई 123 और यहां पर कोणार्क ओडिशा का जो सन टेम्पल है उसकी इमेज दी गई है और कलर क्या है, चॉकलेट ब्राउन। तो ये आपको नोट के पार्ट पर ध्यान रखने हैं। कुछ हिस्सा अगर हम देखें और अगर हम भारत में करेंसी नोटों की बात करें तो हमारे यहां जो सबसे बड़ा करेंसी नोट अब तक जो छपा है वो कितना है, 10,000 रुपए का। ध्यान रखें भारत में 10,000 रुपए से ज्यादा मूल्य का करेंसी नोट नहीं हो सकता। और जहां तक सिक्कों की बात करें तो जो सिक्कों की जो मैक्सिमम वैल्यू का पार्ट है वो हिस्सा आपका 1000 तक जा सकता है। तो ये लिमिट एक ध्यान रखें आप, इससे ऊपर के सिक्के और 10,000 के ऊपर से बड़े नोट नहीं हो सकते। तो मैक्सिमम जो 10,000 रुपए का जो नोट है वो सबसे पहले देखा 1938 में छापा गया और इसे बंद कर दिया गया जनवरी 1946 में। 10,000 रुपए का नोट आप देखें, आजादी के पहले ये डिमोनेटाइजेशन किया गया था जनवरी 1946 में। आजादी के बाद देखें तो 10,000 का नोट 1954 में फिर से अस्तित्व में आ गया। अगर आप यहां पर इमेज देखें और इसको डिमोनेटाइज कर दिया गया 1978 में। तो 10,000 रुपए का नोट 54 में लाया गया, 1978 में बंद कर दिया गया। इससे बड़ा करेंसी नोट भारत में नहीं हो सकता है, यह आप ध्यान रखें। अगर हम ब्रिटिश समय की बात करें तो सबसे पहले ब्रिटिश समय में जो करेंसी नोट आए थे वो जिसपे विक्टोरिया यानी जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी उनकी इमेज से उसकी जो उनकी फोटो है उसको एक तरह से यहां पर यूज किया गया और ये 10, 20, 50, 100 और 1000 रुपए के साथ में 1862 के पार्ट पर स्टार्ट किया गया। अगर हम 1 रुपए के नोट की बात करें तो सबसे पहले इसको 30 नवंबर 1917 को शुरू किया गया था। तो ये आपका ये 1 रुपए का जो पहला नोट है ये 30 नवंबर 1917 को शुरू किया गया, यानी 2017 में 1 रुपए नोट को शुरू हुए 100 साल पूरे हो गए थे। इसी के साथ साथ आप देखें तो आरबीआई स्थापना कब है, 1 अप्रैल 1935 को। तो उसके बाद से करेंसी नोटों की जिम्मेदारी चली गई आरबीआई के पास। पहले ब्रिटिश सरकार निभाती थी। तो आरबीआई के पास जाने पर आप ध्यान रखें कि सबसे पहले आरबीआई की तरफ से जनवरी 1938 में 5 रुपए का एक नोट छापा गया और इस पर इंग्लैंड के उस समय के जो राजा थे जॉर्ज 6 उनकी इमेज एक तरह से बनी हुई थी। तो यह पहला करेंसी नोट है जो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया, कब, जनवरी 1938 में।
आगे अगर हम देखें तो रिजर्व बैंक पर जो करेंसी नोट जो प्रिंटिंग का बड़ा जिम्मा है और जो जारी करती है, तो करेंसी नोट पहली बार जिस पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर किए गए, तो दूसरे आरबीआई जो गवर्नर थे जेम्स टेलर, सबसे पहले उन्होंने करेंसी नोट पर हस्ताक्षर किए। यानी जो पहले गवर्नर थे उनके हस्ताक्षर करेंसी नोट पर नहीं थे। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो गवर्नर दूसरे थे जेम्स टेलर, उन्होंने आरबीआई के जो करेंसी नोट है उस पर एक तरह से हस्ताक्षर की परंपरा शुरू करी। उनके बाद हमेशा गवर्नर के हस्ताक्षर रहे हैं। अगर हम देखें यहां पर तो 500 रुपए और 1000 का जो करेंसी नोट का हिस्सा है उसको 8 नवंबर 2016 को क्या किया गया, बंद कर दिया गया। ये नोटबंदी का दिन है और इसी दिन 500 1000 के जो पुराने नोट है उनको एक तरह से कैंसिल कर दिया गया। और महात्मा गांधी की जो नई सीरीज है उसको 1996 में एक तरह से प्रारंभ किया गया। और साथ साथ आप देखें कि जो प्रिंटिंग का वर्ष है, यानी किसी भी नोट में किस साल वो छपा है उसका जो वर्ष है वो डालने की परंपरा शुरू की गई। कब से, 2005 से। तो 2005 से जो भी नोट प्रिंट होते थे उन पर ईयर या वर्ष लिखने की परंपरा एक तरह से शुरू की गई। इसी के साथ साथ देखें तो 2006 में आरबीआई ने एक स्टार सीरीज का नोट शुरू किया था। अगर आप देखें यहां पर तो ये सामान्य नोट है और इसी का दूसरा जो छापा गया उसमें बीच में स्टार लगा दिया गया। कारण यह था कि नोट जब कटे फटे आरबीआई के बाद बदलने के लिए आते थे तो नया नोट जब डाला जाता था तो सेम नंबर का ना हो जाए, इसीलिए स्टार सीरीज शुरू किया गया 2006 में। तो ये आप ध्यान रखें कि वर्ष कब से डाला गया, 2005 से, और महात्मा गांधी सीरीज 1996 से। अब रूपी की अगर हम बात करें तो रूपी सिंबल हमारा क्या है, ये इसमें कौन कौन सी भाषाएं यूज होती हैं, हिंदी और एक तरह से इंग्लिश। तो हिंदी में कौन सी लिपि, देवनागरी में जो रा लिखा जाता है। और अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की लिपि कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। इंग्लिश में कमेंट आपकी जो लिपि हो कौन सी हो जाएगी, रोमन। तो रोमन लिपि का जो आपका आर है, इनको मिलाकर एक तरह से इसे जो हमारा रूपी का सिंबल है बनाया गया। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि रूपी का सिंबल कब भारत में लॉन्च किया गया और किसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया, आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो ये जो रुपए का सिंबल है ये 2011 से एक तरह से इंट्रोड्यूस किया गया नोटों में, और 2011 के बाद जो करेंसी नोट है उनमें रुपए का सिंबल भी बना रहता है। इसी के साथ साथ देखें भारत में अभी जो पेपर यूज किया जा रहा है करेंसी के लिए, उसमें 100% कॉटन की जो कटिंग है उसका यूज किया जाता है। पेपर का यूज मिनिमाइज कर दिया गया है। एक जो नोट में जो लैंग्वेज लिखी होती है उसके संबंध में क्वेश्चन आप देखें। जैसे आप देखें, आप करेंसी नोट जब देखते हैं तो आप देखें, जैसे हम पिछले करेंसी नोट के हिस्से में देखें तो हमने जो करेंसी नोट डिस्कस किया, तो ये आप देखें यहां पर अगर आप देखें तो 15 लैंग्वेज लिखी होती हैं। तो उन्हीं लैंग्वेज के संबंध में आपका एक क्वेश्चन है। तो ये कितनी लैंग्वेज है यहां पर, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो कितनी लैंग्वेज है, 15। अब आपके एग्जाम में अगर यह पूछा जाए कि करेंसी नोट पर कितने अलग अलग भाषाएं लिखी होती हैं, तो 15 तो हमें दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 15 ही होगा कि कुछ और हो सकता है। 15, 17, 19, 20 में आपको ऑप्शन देता हूं, आप बताइए। 15 तो यहां पर दिया हुआ है, तो क्या आंसर हमारा 15 होगा? देखिए 15 नहीं होगा, क्योंकि आप करेंसी नोट के पार्ट पर देखें कि यहां पर ये देखिए हिंदी लिखा हुआ है, ये इंग्लिश लिखा हुआ है। तो जब हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है तो दो भाषाएं तो ऑलरेडी हैं, हिंदी और इंग्लिश, और 15 क्या है यहां पर लिखी। तो भाषाएं टोटल कितनी हो जाती है हमारे करेंसी नोट पर, 17। तो 17 भाषाएं एक तरह से अंकित होती हैं। 15 यहां पर इसके साथ में एक साथ दी हुई हैं, और 2 आपकी जो भाषाएं हैं हिंदी इंग्लिश, वो नोट पर एक तरह से प्रिंट रहता है। तो कुल मिलाकर भाषाएं कितनी है, 15 नहीं 17। तो एग्जाम में जब आता है तो हम ये 15 एक तरह से ध्यान रखते हैं और उसी के आधार पर 15 को टिक कर देते हैं। तो ध्यान रखें कितना है ये, 17, 15 नहीं है। अगर हम कॉइन की बात करें तो कॉइन की जिम्मेदारी हम डिस्कस कर चुके हैं, भारत सरकार के पास है, और कॉइन एक्ट 1906 के अंतर्गत जो सिक्के उनको जारी किया जाता है। भारत में 4 सरकारी टकसालें हैं, एक तो मुंबई के पार्ट पर हैं, एक दूसरी अलीपुर कोलकाता में, हैदराबाद में बेसिकली 2 अलग अलग जगह पे, लेकिन हैदराबाद में ही है, एक सैफाबाद में, एक चरलापल्ली में, और एक नोएडा उत्तर प्रदेश में। नोएडा जो उत्तर प्रदेश की है, ध्यान रखें सबसे नई हमारी मिंट या टकसाल है। तो ये 4 टकसालों का हिस्सा आपका अलग अलग है, जहां पर एक तरह से भारत सरकार की तरफ से सिक्कों का निर्माण किया जाता है। देखिए 4 स्थल के आधार पर यह कहा जा रहा है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और साथ में कहां पर, नोएडा उत्तर प्रदेश में। और अगर हम बात करें जो
हमारा कॉइन एक्ट है 1906 का, अभी हमने डिस्कस किया था कि सिक्का अधिकतम उसका मूल्य कितना हो सकता है, 1000 रुपए। 1000 रुपए से ज्यादा मूल्य का सिक्का भारत में जारी नहीं हो सकता है। और करेंसी नोट कितना, 10,000। तो आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ है सिक्के का अधिकतम मूल्य क्या हो सकता है और करेंसी नोट का अधिकतम मूल्य भारत में क्या हो सकता है। तो आप ध्यान रखें 1000 रुपए और नोट में 10,000 रुपए। जहां तक हम बात करें छोटे सिक्के यानी 25 पैसे और उससे नीचे जैसे 5 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं, वो भारत में पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। कब से, जून 2011 से। तो 25 पैसे और उससे नीचे के सिक्के हैं जून 2011 से बंद हैं। तो इसके ऊपर यानी 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, ये सिक्के भारत में जारी किए जाते हैं। तो अगर हम वर्तमान में देखें तो 10 रुपए का सिक्का है, इसमें अगर हम देखें तो कॉपर निकेल एक तरह से सेंटर में रखा जाता है और जो बाहर का भाग है उसमें एल्यूमिनियम और ब्रॉन्ज का यूज किया जाता है। इसी तरह अगर हम 5 रुपए की बात करें तो इसमें निकेल और ब्रैस का उपयोग किया जाता है। 2 रुपए की बात करें तो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। 1 रुपए की अगर हम बात करें तो इसमें फेरेटिक स्टेनलेस स्टील यानी जो 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं वो लगभग सेम मेटल से यूज किए जाते हैं। जहां तक 50 पैसे की बात करें तो ये भी फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। तो ये तीनों सेम आपके मेटल के पार्ट पर हैं, 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे। जहां तक 10 रुपए और 5 रुपए की बात करें तो अंतर है, यहां पर कॉपर निकेल सेंटर में है। आपने 10 रुपए का सिक्का देखा हो, बीच में व्हाइट और बाहर की तरफ में येलोइश रहता है। तो बाहर आपका जो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का पार्ट है, जो आउटर रिंग है। और यहां पर आप देखिए 5 रुपए का, तो ये निकेल और ब्रैस का एक तरह से कॉम्बिनेशन रहता है। तो आप इन सिक्कों को ध्यान रखें जो वर्तमान में उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा 25 पैसे और इसके नीचे के ये अब लीगल आपके सिक्के भारत में नहीं है जून 2011 से। तो ये हमने अभी तक मनी बैंकिंग, उसके साथ साथ प्लानिंग और जो इंट्रोडक्शन, 3 टॉपिक डिस्कस किए। जैसा हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि आज हम इन तीनों टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो भी यहां पर लेंगे। यानी आपने पीछे जो भी पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करने का एक समय है कि आप देखें कि आपने जो पढ़ा है उसमें से कितनी चीजों को आप एक तरह से यहां पर समझ रहे हैं। तो अभी हम 2 टॉपिक ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन का हिस्सा और साथ में प्लानिंग। मनी बैंकिंग का जो पार्ट है आज हमने खत्म किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट हमारा जो पार्ट रहेगा अगले हमारे सेशन में, उनमें हम क्वेश्चंस के हिस्से को प्रमुख रूप से कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहां आप देखिए क्वेश्चंस में पहला, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, किन्हें निम्न में से किसे अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में, आपको 5 सेकंड से 10 सेकंड का समय, आप आंसर दीजिए। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बुक का एक तरह से यहां पर देखिए बुक, मैंने नाम है उसको ब्लैंक कर दिया है, तो आपको नाम बताना है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक वाज रिटन बाय, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, जिन्हें हम मॉडर्न इकोनॉमी में मॉडर्न इकोनॉमी का एक तरह फादर कहते हैं। और आपको बताया था इस बुक में इकोनॉमी के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो प्रमुख रूप से एक तरह से दिए गए हैं। जितने भी आपके मांग के सिद्धांत हैं या आपका एक तरह से आपूर्ति का सिद्धांत है, जितने भी अलग अलग जो वक्र या कर्व यूज किए जाते हैं, सब आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ये अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा लिखी गई। तो आंसर आपका सी। Who had divided economics into micro and macro, अर्थशास्त्र को व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में किसने विभाजित किया। आंसर दीजिए आप लोग। और ध्यान रखें इनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का पहला भी दिया गया था एक अन्य साथी के साथ में। तो आंसर क्या आपका, रैगनर फ्रिश। तो रैगनर फ्रिश को एक तरह से श्रेय दिया जाता है कि माइक्रो और मैक्रो यानी समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र को बांटने के लिए। चौथा आप देखिए, हु हैड रिसीव्ड फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। अभी आपको मैंने एक हिंट दिया, जिन्होंने माइक्रो और मैक्रो का अंतर किया था, रैगनर फ्रिश, उनको तो दिया ही गया था। नोबेल प्राइज के लिए ध्यान रखें घोषणा की गई 68 में, लेकिन दिया सबसे पहले कब गया, 1969 में। तो ये 2 लोगों को दिया गया, रैगनर फ्रिश तो थे ही, उसी के साथ साथ जैन टिनबर्गर। तो रैगनर फ्रिश और जैन टिनबर्गर, इन दोनों को, यानी आंसर आपका क्या है, डी, इन दोनों को संयुक्त रूप से पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया। 5 ईयर प्लानिंग कॉन्सेप्ट वॉज एडॉप्टेड फ्रॉम, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा को किस देश से लिया गया। फास्ट आप लोग आंसर कीजिए, कहां से लिया गया, सोवियत संघ, यूएसएसआर के पार्ट से। हाउ मेनी 5 ईयर प्लान्स वर एडॉप्टेड इन इंडिया, सभी जानते हैं लगभग इसके आंसर को। भारत में कितने हैं, 12। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल ध्यान रखें, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017।
फ्रॉम विच 5 ईयर प्लान लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इंडिया, किस पंचवर्षीय योजना से भारत में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण शुरू हुआ। बड़े उद्योगों को लगाना, खासतौर पर लौह इस्पात या विद्युत उत्पादन, इस पर ध्यान देना। और यह कब से किया गया, आंसर आप जल्दी से दीजिए। तो ये आपका स्टार्ट किया गया कब से, दूसरी पंचवर्षीय, यानी सेकंड जो हमारा 5 ईयर प्लान का पार्ट है वहां से। तो ये आपका तो कौन सी योजना आपकी, सेकंड 5 ईयर प्लान, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना से। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस का मॉडल। और इन्हें एक तरह से माना जाता है कि इनके मॉडल के आधार पर भारत में औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। कब से, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद से। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल 56 से लेकर 61, 56 से 61। इन फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स विच वर द सक्सेसफुल, को इन पंचवर्षीय योजना में कौन सी सफल थी, बताइए। यहां पर आपको बताया था कि पहली सफल है, उसके बाद 4 लगातार थी, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं। तो यही 5 सफल और सारी योजनाएं असफल थी। तो यहां पर देखिए प्रथम भी दिया, 5वां भी, 6वां, तो क्या होगा आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी ऊपर सही है। तो पहली, 5वीं, 6वीं, उसके अलावा 7वीं, 8वीं भी सफल है। तो आप ध्यान रखें। 9वां अगले क्वेश्चन पर, इन विच 5 ईयर प्लान 3 लार्ज आयरन स्टील प्लांट वर एस्टैब्लिश्ड। अभी आपको बताया औद्योगिकरण दूसरी पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ। तो सबसे तो 3 बड़े लौह इस्पात के संयंत्र, यानी भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए राउरकेला किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, दुर्गापुर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, और भिलाई का जो संयंत्र था वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। राउरकेला कहां पर, ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। तो ये तीनों आपके प्रमुख रूप से कब स्थापित हुए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ओनली 5 ईयर प्लान विच वॉज स्टॉप बिफोर इट्स ड्यू टाइम, एकमात्र पंचवर्षीय योजना जिसे उसके नियत समय से पहले बंद कर दिया गया। आपातकाल के कारण, यानी 75 के समय जो आपातकाल की स्थिति थी, तो उसके बाद जो सरकार है जनता पार्टी की, उन्होंने जो योजना थी उस समय चल रही थी उसको समय से पहले बंद कर दिया। तो योजना कौन सी चल रही थी, 74 से लेकर 79, लेकिन उसको 77 के लास्ट में बंद कर दिया गया। हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन सी योजना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये अकेली योजना जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और समय से पहले बंद कर दी गई। आप कमेंट बॉक्स में बताइए 5वीं पंचवर्षीय योजना की जगह जनता पार्टी कौन सी पंचवर्षीय योजना के सिद्धांत को भारत में लेकर आई। रोलिंग प्लान किसके द्वारा दिया गया था, उनका नाम आप बताइए। ये सिद्धांत जो रोलिंग प्लान का किसने दिया था, गुन्नार मिर्डल। और भारत में इसे किसने सही से लागू करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन किए थे, डीटी लक्कड़वाला। गैप इन 5 ईयर प्लानिंग टुक प्लेस बिटवीन विच 5 ईयर प्लान्स। तो देखिए हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ गैप है। जैसे आप देखें तीसरी पंचवर्षीय योजना जब 1966 में खत्म हुई, तो आगे चलकर जो चौथी है वो कब शुरू की गई, 1969, यानी तीसरे से चौथी पंचवर्षीय योजना में गैप है। 5वीं समय पर एक तरह से पहले बंद कर दी गई, तो 5वीं से 6वीं जाने में रोलिंग प्लान आ गया था। तो 5 से 6 पंचवर्षीय योजना इसमें एक तरह से। और एक गैप कब है, तीसरा गैप आप बताइए कब से कब है। तो तीसरा 90 से 92 पंचवर्षीय योजना कौन सी, 7वीं से 8वीं जाने में। तो एक तरह से आपका आंसर क्या है कि तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, तो सारे आंसर हैं। इनके सबके बीच में गैप थे क्योंकि योजनाओं में 3 गैप या अवकाश हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नीति आयोग। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है। कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, स्टेचुटरी, वैधानिक मतलब संसद के नियम से बनी है या हमारे संविधान में दिया गया है। गैर सरकारी संस्था कोई एनजीओ है या लास्ट में सरकारी आदेश द्वारा गठित सलाहकारी संस्था। एडवाइजरी बॉडी, कहीं कहीं इसको थिंक टैंक लिख दिया जाता है, थिंक टैंक भी आप कह सकते हैं इसको, जो सरकार के आदेश गवर्नमेंट ऑर्डर से बनाई गई। तो यहां पर आप देखें तो आंसर क्या हो जाता है आपका डी। इकोनॉमिक प्लानिंग इज द एसेंशियल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमीज। आर्थिक योजना या आर्थिक नियोजन किन अर्थव्यवस्थाओं की एक तरह से विशेषता आवश्यक रूप में होती है, यानी नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में जरूर होता है। आप आंसर देखिए यहां पर ऑप्शन, आंसर बताइए। सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी सामाजिक अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी, डेवल यानी दोहरी अर्थव्यवस्था। देखिए दोहरी का मतलब यह है कुछ ऐसा क्षेत्र जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का हिस्सा चल रहा है देश में, कुछ जगह समाजवादी चल रहा है, दोनों अगर मिक्स रहते हैं तो उसे हम ड्वेल बोल देते हैं या दोहरी। और तीसरा मिश्रित। तो आंसर आपका क्या होगा,
हमने सोवियत संघ से लिया था, और सोवियत संघ में अगर हम देखें 50 के दशक में क्या था, एक तरह से समाजवादी सोशलिस्टिक था। आप उसी से अपने आंसर को ला सकते हैं। तो आंसर क्या है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, यानी समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उनकी विशेषता होती है कि वो इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा देश का विकास करना चाहते हैं। हु वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, अंतिम अध्यक्ष कौन था योजना आयोग का? देखिए पहले तो आप सभी एक तरह से जानते हैं, पहले और अंतिम के पार्ट पर तो पहला तो जवाहरलाल नेहरू फिक्स है। अंतिम की बात देखें कि कई जगह देखिए मनमोहन सिंह का नाम दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखें नरेंद्र मोदी अंतिम अध्यक्ष थे। जब वो 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनते ही योजना आयोग के अध्यक्ष बन गए। यह अलग बात है कि योजना आयोग को बंद करने के लिए सरकार एक तरह से मन बना चुकी थी, लेकिन वो अध्यक्ष जरूर बन गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री पदेन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाता है किसका, प्लानिंग कमीशन का। यह नीति आयोग के साथ में भी है। तो आंसर आपका क्या है, ए, जवाहरलाल नेहरू एंड नरेंद्र मोदी। जब हम बात करते हैं पहले और अंतिम अध्यक्ष किसके, योजना आयोग के। अगर हम अंतिम बात करें क्या, और पहले और अंतिम हम बात करें डिप्टी चेयरमैन, हम बात करें उपाध्यक्ष किसके, योजना आयोग के। तो पहले थे गुलजारी लाल नंदा और अंतिम थे मोंटेक सिंह आलूवालिया। मनमोहन सिंह के समय ये एक तरह से कार्य कर रहे थे उपाध्यक्ष के रूप में, किसमें, योजना आयोग में। तो आंसर आपका क्या है, सी, गुलजारी लाल नंदा और मोंटेक सिंह आलूवालिया। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट इन प्लानिंग प्रोसेस करेंटली इन इंडिया, वर्तमान में कौन सी संस्था नियोजन प्रक्रिया में भारत में राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है? पहले कौन सी संस्था होती थी, एनडीसी। तो अभी क्या प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आ गया, नीति आयोग। और एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जगह क्या आ गया, गवर्निंग काउंसिल, यानी एक तरह से आपका शासकीय परिषद। तो गवर्निंग काउंसिल में राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा प्रधानमंत्री और जो नीति आयोग के सदस्य हैं वो इसमें एक तरह से मेंबर होते हैं। तो राज्यों को योजना में अपनी बात कहने के लिए जगह क्या है, शासकीय परिषद। तो राज्यों को रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व तो किससे मिलता है, शासकीय परिषद या गवर्निंग काउंसिल के द्वारा। तो आंसर क्या है आपका, सी। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन प्लेस ऑफ 5 ईयर प्लानिंग करंटली विच 3 टाइप ऑफ प्लान एडॉप्टेड, पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर वर्तमान में कौन से 3 प्रकार की योजनाओं को लागू किया गया है? तीनों ही है, क्योंकि 15 साल का विजन, दृष्टिकोण जिसे कहा जाता है, 7 साल की रणनीति या स्ट्रेटजी, और 3 साल के प्लान या 3 साल की योजनाएं। तो ये 3 भाग में योजनाओं को बांट दिया गया है, 15, 7 और 3। 15 वर्ष के लिए विजन या दृष्टिकोण रखा जाएगा, 7 साल में रणनीति या जो स्ट्रेटजी चेंज की जाएगी, और 3-3 साल के प्लान या योजनाएं बनाई जाएंगी। तो आंसर आपका क्या हो जाता है इसमें, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये एक तरह से हमने इंट्रोडक्शन और साथ साथ जो हमारा प्लानिंग का हिस्सा है वहां के क्वेश्चन थे। अगले पार्ट पर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बजट एंड टैक्सेशन, जिसमें हम जो 2020-21 का बजट और बजट के प्रमुख भाग उनको डिस्कस करेंगे। साथ में मनी बैंकिंग के जो क्वेश्चंस जो हमने आज टॉपिक खत्म किया है वो डिस्कस करेंगे। काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो ये हमारे आज के सेशन का पार्ट था और इसको हम आज यहां पर क्लोज कर रहे हैं। और जो भी हमने पीछे डिस्कस किया है उसको आप एक तरह से रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन आपके किसी भी एग्जाम के पार्ट के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो रिवीजन आप जो पीछे है उसको करते रहें और आगे के पार्ट पर जो चीजें आ रही हैं उनको साथ साथ एक तरह से देखते रहें। और जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक में अगर आप पढ़ते हैं और आप ये उसमें से एक समझ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन बन सकता है या क्या पूछा जा सकता है, तो एक तरह से आपका जो अध्ययन है वो सफल माना जाता है। तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो आप ये देखें कि उसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है। अगर आप ऐसा डिसाइड करके कुछ निर्णय कर पाते हैं अपने दिमाग में, तो मान लीजिए कि आपने जीएस में उस हिस्से को कहीं ना कहीं तैयार कर लिया है, क्योंकि क्वेश्चन बनने की संभावना कहाँ है उसका पता लगाना सबसे महत्वपूर्ण है। तो आगे हम अगले नेक्स्ट क्लास से मनी बैंकिंग के क्वेश्चन देखेंगे और साथ साथ बजट टैक्सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के पार्ट पर। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और अगर आपको हमारा बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।